उसी को लेकर भाजपा इस वक्त सवाल उठा रही है कि क्या सैम पित्रोदा की वापस इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति से यह माना जाए कि जो बयान उन्होंने दिए उन सबको कांग्रेस सही मानती है, क्योंकि जयराम रमेश की बात कहें या तमाम अन्य सांसद जो हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन सब के तहत यही माना गया है। और स्वयं सैम पित्रोदा इस बात को कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है, वो शर्मिंदा बिल्कुल नहीं है अपने बयानों को लेकर, और इसीलिए अब कांग्रेस ने भाजपा के हाथ में कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे ही दिया। एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। आइए अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वें लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन है। नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। और राष्ट्रपति ने कहा कि आज का समय भारत के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, इसका दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के सदस्यों का भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश नई गति प्राप्त कर चुका है। का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों को बराबर महत्व दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 1975 में लागू किए गए आपातकाल का भी जिक्र किया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम
भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश ने विगत 10 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की उनका भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि आज पूरा विश्व हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में सम्मान देता है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गौरव होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गौरव होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुदृढ़ कर रखना है। और राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फैसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में अनेक ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। और अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार ने 10 वर्षों के भीतर आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने गरीबों को ये एहसास कराया है कि वो उनकी सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मौजूदा सरकार के भविष्य के रोड मैप का खाका किया पेश। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण की, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं को भी हमने आपको सुनाया। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, कह सकते हैं कि जब अभिभाषण प्रस्तुत किया गया तब तो विपक्ष ने बीच में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया ही, लेकिन अभी तो अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ भी नहीं हुई है, लेकिन अभी ही ट्विटर वॉर शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बिंदु सामने रखे, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ममता, वो पूरे सरकार के एक साल का पूरा रोड मैप होता है। वो एक खाका प्रस्तुत करती हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करने जा रही है और अब तक सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार का संपूर्ण जो है खाका प्रस्तुत किया, बताया कि सरकार ने किन किन मोर्चों पर अब तक सफलताएं अर्जित की हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है वो सरकार करने की इच्छा रखती है, इसको बताने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के लोग जब भाषण देने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो जताने की कोशिश की और ट्विटर वार जो है वो बिल्कुल शुरू हो गया। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह प्रयास किए गए कि विपक्ष के जो तमाम जो आरोप हैं उसको काउंटर किए जाए। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है और कई तरह के आरोपों के जरिए वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर वाली स्थिति जो है वो विपक्ष पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सरकार अब तक जो सफलता के कीर्तिमान लगातार झंडे जो हैं वो गाड़ते जा रही है, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है। अखिलेश यादव ने भी आकर बाहर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बेकारी की समस्या है, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। तो विपक्ष के अपने अपने जो है वो तर्क हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तर्क साफ है कि विकास के एजेंडे पर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरी मर्तबा ये सरकार चुनकर आई है, एनडीए की सरकार चुनकर आई है, जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और भी काम करेगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब ममता धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो उस दौरान विपक्ष को तमाम जो आशंकाएं हैं उनको रेज करने का पूरा अधिकार है और प्रधानमंत्री स्वयं जो है नेता सदन के रूप में लोकसभा में और राज्यसभा में आकर उन तमाम शंकाओं का वो रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, जिस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहती हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष को जल्दबाजी दिखाने के बजाय होमवर्क करना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ सदन के भीतर आना चाहिए और सदन के भीतर आकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हो तो उन्हें अपने तर्कों से तमाम जो सरकार को घेरने की कवायद है वो सदन के भीतर करना चाहिए और फिर प्रधानमंत्री उसका रिप्लाई करेंगे। सत्ताधारी पार्टी के लोग मतलब ये भी है कि जिस तरीके के तेवर विपक्ष अभी दिखा रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं जी, जो तेवर विपक्ष अभी दिखा रहा है उससे तो ये भी संकेत मिलने लग गया है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तब भी आक्रामक ही रहेगा विपक्ष। ऐसे में क्या विपक्ष के लिए भी एक चुनौती है कि अपने इन तेवरों के माध्यम से ये एक सुनहरा मौका है उनके सामने कि देश के सामने अपनी सोच, अपना रोड मैप क्या है देश के विकास को लेकर, वो भी सामने रखे, उसको भी साझा करे। क्या ये चुनौती से पार पा पाएगा विपक्ष कि कुछ रचनात्मक सुझाव भी सरकार को दे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ममता वो ये कि 10 सालों तक आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा सदन के भीतर नहीं था। इस बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कुर्सी पर आसीन हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास मौके हैं, सिर्फ कांग्रेस के पास ही नहीं बल्कि विपक्ष के पास। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने अपने प्रत्याशी
देने की बात की के सुरेश को, लेकिन वो डिवीजन नहीं मांग सके। उसके पीछे तर्क ये था कि विपक्षी एकजुटता नहीं थी। टीएमसी का राग अलग था। टीएमसी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनसे बिना सहमति के सुरेश को स्पीकर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो यह भी देखना होगा कि सदन के भीतर अगर टीएमसी हर बार की तरह अगर एकला चलो की नीति अगर अपनाती है तो विपक्षी एकता के नाम पर जो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपने विपक्ष के नेता के तौर पर एक अपने छवि का एक ब्रांडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगने की आशंका दिखाई पड़ सकती है। और राज्यसभा के भीतर अगर बात करें तो एक अद्भुत संयोग है ममता, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों आमने सामने होंगे, नेता सदन और नेता विपक्ष के रूप में। ऐसा मुझे लगता है कि वर्षों बाद शायद ये पहला ही मौका ऐसा रहा होगा कि सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन होंगे और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष के तौर पर आमने सामने होंगे। तो ट्रेजरी बेंच और विपक्ष की जो कुर्सी है, दोनों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच किस तरीके की तकरार या किस तरीके का मनुहार देखने को मिलता है, यह नजारा भी राज्यसभा के वैसे राजेश, बड़ा रोचक तथ्य है जो सामने लाए हैं आप, और जाहिर है कि इसी वजह से इस बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो भी चर्चाएं होंगी उसमें सही गुणवत्ता भी मिलेगी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने सुनने को मिले। इस बात का भी इंतजार रहेगा देश की जनता को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रपति